नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 8 वर्ष में भारत की जैव अर्थव्यवस्था 10 अरब डॉलर से बढ़कर 80 अरब डॉलर हुई। राज्य की जन वितरण प्रणाली की दुकानें अब प्रज्ञा केंद्र के रूप में भी काम करेंगी। आधार, वोटर, आयुष्मान कार्ड बनवाने सहित अन्य सुविधाएं मिलेंगी। रांची रेलवे स्टेशन को एक स्टेशन एक उत्पाद योजना में मिला दूसरा स्थान। स्टेशन पर स्थानीय उत्पादों के लिए लगाए गए हैं स्टॉल। चेन्नई देश भर में अव्वल रहा। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कल से शुरू हुए 5 T20 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 7 विकेट से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की जैव अर्थव्यवस्था पिछले 8 वर्षों में 8 गुना बढ़ी है और यह 10 अरब डॉलर से बढ़कर 80 अरब डॉलर हो गई है। कल नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत बायोटेक के वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र में शीर्ष 10 देशों में के समूह में पहुंचने से बहुत दूर नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दशक भारत का टेक एड कहलाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनसंख्या में विविधता, जलवायु, प्रतिभाशील मानव संसाधन, व्यापार में सुगमता, जैव उत्पादों की बढ़ती मांग और भारत के बायोटेक क्षेत्र की सफलता ने देश की शक्ति को कई गुना मजबूत किया है। आज अगर भारत को बायोटेक के क्षेत्र में अवसरों की भूमि माना जा रहा है तो उसके अनेक कारणों में 5 बड़े कारण मैं देखता हूं। पहला, डाइवर्स पॉपुलेशन, डाइवर्स क्लाइमेट जोन्स। दूसरा, भारत का टैलेंटेड ह्यूमन कैपिटल पूल। तीसरा, भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बढ़ रहे प्रयास। चौथा, भारत में लगातार बढ़ रही बायो प्रोडक्ट्स की डिमांड। पांचवा, भारत के बायोटेक सेक्टर यानी आपकी सफलताओं का ट्रैक रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री ने कहा कि भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे में सरकार के अभूतपूर्व निवेश ने बायोटेक क्षेत्र को गति प्रदान की है। उन्होंने कहा कि बायोटेक इंक्यूबेटर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। बायोटेक इंक्यूबेटर्स की संख्या और टोटल फंडिंग में भी लगभग 7 गुना बढ़ोतरी हुई है। 2014 में हमारे देश में जहां सिर्फ 6 बायो इंक्यूबेटर्स थे, वहीं आज इनकी संख्या बढ़कर 75 हो गई है। 8 साल पहले हमारे देश में 10 बायोटेक प्रोडक्ट्स थे, आज इनकी संख्या 700 से अधिक हो गई है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल किया है। वहीं 2030 से पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने के लक्ष्य को भी 5 साल कम कर दिया है। इधर राज्य की जन वितरण प्रणाली की दुकानें अब प्रज्ञा केंद्र कॉमन सर्विस सेंटर CSC के रूप में भी काम कर सकेंगी। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग और CSC SPV के बीच इसे लेकर कल समझौता हुआ। इसका PDS दुकान के डीलरों के जरिए आम लोगों को CSC सेवाएं प्रदान करने के साथ साथ राशन दुकानों के लिए नए व्यावसायिक अवसर तलाशना है। इस मौके पर विभागीय मंत्री रामेश्वर उरांव और सचिव हिमानी पांडे भी उपस्थित थी। राशन दुकानों के CSC केंद्र के रूप में संचालित होने के बाद लोगों के बिल पेमेंट, पैन, पासपोर्ट के लिए आवेदन देना, वोटर ID से जुड़ी सर्विस, PM किसान, आयुष्मान भारत योजना, ई-श्रम निबंधन, टेलीमेडिसिन, डिजिटल साक्षरता अभियान की सुविधा मिल सकेगी। साथ ही इन दुकानों की आय के स्रोत भी बढ़ेंगे। अब हरे राशन कार्ड रखने वाले ऐसे लाभुक जो पीला या लाल कार्ड की पात्रता रखते हैं, उन्हें अपना कार्ड शिफ्ट कराने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। खाद्य आपूर्ति विभाग ने राशन कार्ड की ऑटोमेटिक शिफ्टिंग की ऑनलाइन प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। कल शुरू हुई इस प्रक्रिया के तहत मंत्री रामेश्वर उरांव की उपस्थिति में 8,533 हरा कार्ड रखने वाले लाभुकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शिफ्ट किया गया। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि डिजिटल चैनलों के माध्यम से गैर कानूनी ऋणों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक नियामक व्यवस्था लागू की जाएगी। श्री शक्तिकांत दास केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड के विशेष सप्ताह समारोह में व्याख्यान दे रहे थे। इस विशेष सप्ताह के दौरान राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित महत्वपूर्ण वित्तीय विषयों पर व्याख्यान की श्रृंखला आयोजित की गई है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भारतीय व्यापार, अतीत, वर्तमान और भविष्य विषय पर अपने विचार व्यक्त किए।
उन्होंने कहा कि देश में पिछले कुछ वर्षों के दौरान अनेक कार्यनीतिक बदलाव लागू किए गए हैं। इससे व्यवसाय के लिए सकारात्मक माहौल बना है। रिजर्व बैंक ने वित्तीय नियामक निकायों में प्रशासन और अनुपालन व्यवस्था में सुधार पर बल दिया है। पिछले 3 वर्षों में रिजर्व बैंक ने निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। वित्तीय संस्थानों के लिए भी नए विनियामक तय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि व्यवसाय और वाणिज्यिक समुदाय न केवल संपदा सृजित करते हैं बल्कि रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराते हैं। कर राजस्व देश के विकास में योगदान करता है। और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता आज आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा करेंगे। बैठक में योजना में अब तक की प्रगति की समीक्षा के अलावा योजनाओं के सही क्रियान्वयन के लिए आगे की रणनीति भी तय की जाएगी। इस बैठक में विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, झारखंड आरोग्य सोसाइटी के सीईओ डॉक्टर भुवनेश प्रताप सिंह भी शामिल होंगे। और इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल हेहल के पूर्व अंचल अधिकारी अनिल कुमार सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। उन्हें 29 जनवरी 2021 को देवघर के सीओ पद से निलंबित किया गया था। अंचलाधिकारी पर आरोप था कि उन्होंने हेहल सीओ रहते हुए राजस्व कार्यों में अनियमितता बरतने के साथ साथ देवघर अंचल में राजस्व संबंधी कार्यों की जांच के लिए गई समिति को भी सहयोग नहीं किया था। इतना ही नहीं, बिना अवकाश स्वीकृत कराए अनाधिकृत रूप से अपने कार्यालय व मुख्यालय में अनुपस्थित रहे, अपने कार्यों के प्रति लापरवाही बरती और उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की। अंचलाधिकारी अनिल कुमार सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में झारखंड पुलिस का भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी अनुसंधान करेगा। और झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस कल शाम रांची से सड़क मार्ग से देवघर पहुंचे। आज सुबह राज्यपाल बाबा वैद्यनाथ धाम और दुमका में बाबा बासुकीनाथ की पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद दुमका जिले के मंदिरों के गांव मलूटी जाएंगे। वहां से वापस दुमका राजभवन लौटेंगे। कुछ देर रुकने के बाद दुमका एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से रांची के लिए प्रस्थान करेंगे। और आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रांची रेलवे स्टेशन को एक स्टेशन एक उत्पाद योजना में देश भर में दूसरा स्थान मिला है, जबकि चेन्नई रेलवे स्टेशन अव्वल रहा है। केंद्रीय बजट में घोषित एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत रांची रेलवे स्टेशन पर भी स्थानीय उत्पादों की बिक्री के लिए स्टॉल लगाए गए हैं। इस योजना के तहत देश भर के रेलवे स्टेशनों पर चरणबद्ध तरीके से स्थानीय कलाकारों द्वारा निर्मित क्षेत्र विशेष की खास उत्पादों, स्थानीय कलाकृति, हस्तशिल्प, हथकरघा आदि उत्पादों की बिक्री के लिए स्टॉल लगाए जा रहे हैं। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के चौथे चरण में रांची रेल मंडल को यह उपलब्धि हासिल हुई है। इससे पहले 3 चरणों में रांची रेल मंडल ने सफलतापूर्वक दूसरे चरण में पहला और तीसरे चरण में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। और झारखंड का 7वां धूम्रपान मुक्त जिला रामगढ़ को घोषित कर दिया गया है। रामगढ़ समाहरणालय सभाकक्ष में कल उपायुक्त माधवी मिश्रा ने यह जानकारी दी।
उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वयक समिति की बैठक में धूम्रपान मुक्त घोषणा समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में जिले के सभी वरीय पदाधिकारियों द्वारा धूम्रपान मुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया तथा उपायुक्त द्वारा संपूर्ण जिले को धूम्रपान और तंबाकू मुक्त बनाए रखने की अपील की गई। झारखंड के कपड़ा और ऑटोमोबाइल कारोबारी पुनीत पोद्दार, उनके भाई पंकज पोद्दार और चार्टर्ड अकाउंटेंट एनके केजरीवाल और उनसे जुड़े रांची, देवघर सहित 25 ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम छापेमारी कर रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे देवघर संवाददाता। मधुपुर में कई नामचीन व्यवसायियों के ठिकाने पर इनकम टैक्स विभाग की छापामारी गुरुवार की सुबह से ही जारी है। इसमें पुनीत पोद्दार की बम्बो इंडस्ट्री में भी छापामारी चल रही है। मधुपुर अनुमंडल के जगदीशपुर स्थित रेल स्लीपर कारखाना, कांके रोड, मेन रोड स्थित चर्च कॉम्प्लेक्स के अपर बाजार में घर ऑफिस में छापामारी कर रही है। आयकर विभाग की टीम ने रांची शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी पुनीत पोद्दार, उनके भाई और उनसे जुड़ी रांची, कोलकाता के 15 ठिकानों पर गुरुवार सुबह करीब 7 बजे से ही छापामारी शुरू की है। इसी क्रम में मधुपुर में छापामारी जारी है। यह ठिकाना पुनीत पोद्दार, उनके भाई, व्यवसायिक सहयोगी और चार्टर अकाउंटेंट से संबंधित है। व्यवसायी पुनीत पोद्दार पर आयकर चोरी का आरोप है, जिनकी जानकारी मिलने के बाद आयकर विभाग ने ये छापामारी शुरू की है, करने में जुट गई है। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी, देवघर। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित चैम्बर भवन में सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा कल एक समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि स्वरूप टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन ने कोल्हान से आए उद्यमियों को संबोधित किया। इस अवसर पर श्री नरेंद्रन ने कहा कि टाटा समूह अगले 2-3 सालों में जमशेदपुर में 2000 करोड़ का नया निवेश करने जा रही है। इस निवेश से शहर में रोजगार के साथ ही व्यापार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। और T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में कल दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट पर 211 रन बनाए। भारत के सलामी बल्लेबाज ईशान किशन ने 76, श्रेयस अय्यर ने 36 और हार्दिक पांड्या ने 31 रन बनाए। इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 19 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट पर 212 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिला दी। 5 मैचों की T20 सीरीज का अगला मुकाबला 12 जून को कटक में खेला जाएगा। इसके बाद 14 जून को विशाखापत्तनम में, 17 जून को राजकोट और 19 जून को बेंगलुरु में दोनों टीमें आमने सामने होंगी। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा और आयकर छापेमारी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। 21 जुलाई को देश को मिलेगा नया राष्ट्रपति शीर्षक से प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से खबर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 18 जुलाई को। वहीं रांची एक्सप्रेस की सुर्खी है, ईसी ने किया राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं प्रेमसंस ग्रुप के रांची सहित 25 ठिकानों पर छापेमारी की खबर को हिंदुस्तान और दैनिक भास्कर ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब संक्षिप्त खबरें। पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र में डाल्टनगंज औरंगाबाद मुख्य पथ पर कल एक फाइनेंस कर्मी से लाखों की लूट हो गई। घटना दोपहर लगभग 3:30 बजे की है। इस लूट की घटना को आधा दर्जन अपराधियों ने अंजाम दिया। देवघर जिले के मधुपुर स्टेशन से रेल पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक लावारिस हालत में पड़े बैग में शराब बरामद किया है। काले रंग के बैग से रेल पुलिस ने 24 बोतल शराब जब्त की है। और गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट के लाठीबाड़ी गांव में एक विवाहिता की लाश आज फंदे से लटकी हुई बरामद की गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 8 वर्ष में भारत की जैव अर्थव्यवस्था $10 अरब से बढ़कर $80 अरब हुई। राज्य की जन वितरण प्रणाली की दुकानें अब प्रज्ञा केंद्र के रूप में भी काम करेंगी। आधार, वोटर, आयुष्मान कार्ड बनवाने सहित अन्य सुविधाएं मिलेंगी। रांची रेलवे स्टेशन को एक स्टेशन एक उत्पाद योजना में मिला दूसरा स्थान। स्टेशन पर स्थानीय उत्पादों के लिए लगाए गए हैं स्टॉल। चेन्नई देश भर में अव्वल रहा।
और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कल से शुरू हुए 5 T20 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 7 विकेट से हराया। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।